तो मुंबई मंथन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और कहा जाता है कि राजनीति आंकड़ों का खेल होता है। कई बार केमिस्ट्री की बात होती है, केमिस्ट्री के अंदर दूरबीन लगाकर कौन झांक पाता है, तो सेफोलॉजिस्ट झांक पाता है। कौन जमीन में वोटर क्या सोच रहा है उनके मन तक पहुंच पाता है, तो सेफोलॉजिस्ट झांक पाता है। नेताओं के ये लोग दुश्मन बने पड़े हैं आजकल, इसलिए आपको ज्यादा तालियां इनके लिए बजानी चाहिए। तालियों के साथ आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। जिसके पक्ष में बोल दिया वो तो गदगद, जिसके खिलाफ बोला वो तो मुंह फुलाए बैठता है। तीनों इतने सहमत हो रहे हैं ना मुझसे, लग रहा है हमारी पीड़ा बस अंजना जी ने समझी है। शुरुआत करते हैं प्रदीप जी आपसे। आप तीनों किसी पहचान के मोहताज नहीं है। संजय कुमार जी को डायरेक्टर है लोक नीति CSDS के, प्रदीप गुप्ता जी MD है, फाउंडर है एक्सेस माइंड के, और वोट वाइब के साथ अमिताभ तिवारी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। प्रदीप जी, शुरुआत इसी बात से करते हैं कि आप लोग अभी तक समझ पाए हैं कौन किसके साथ लड़ रहा है, कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है। MVA और महायुति, महाविकास अघाड़ी और महायुति की सारी लाइनें इस बार इधर उधर हो गई हैं, मिट गई हैं अलग अलग इलाके से। और हमने थीम रखा है इस सेशन का कि मुंबई या फिर महाराष्ट्र कौन जीतेगा। आपकी नजर में क्या समझ में आ रहा है? अंजना जी, थैंक यू। जहां तक अलायंस का सवाल है, खासकर इस महाराष्ट्र के चुनाव में 29 नगर पालिका और महानगर पालिकाओं का चुनाव है कॉरपोरेशन का, उसमें बिल्कुल सही कहा आपने, सारी की सारी जगह पे कोई किसी के साथ और कोई किसी के साथ, यानी कोई वो नहीं कह सकते आप कि ये इसके साथ है वो उसके साथ नहीं है। रह गई बात मुंबई की, मुंबई BMC की, तो यहां पर महाविकास अघाड़ी जो अभी असेंबली चुनाव में लड़े थे साथ में, उसमें माइनस कांग्रेस कर दीजिए और प्लस MNS कर दीजिए, यानी दोनों ठाकरे बंधु MNS और UBT साथ में आए हैं, वो ठीक है। और कांग्रेस और VBA, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है VBA, वो इस बार गठबंधन में है, यानी 2-2-2-2 ये आंकड़ा बैठा हुआ है। 1-2 साथ में नहीं, यदि वो भी साथ में होते समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIM, तो आप कहते कि 4 कार्नर पे 2-2-2-2 का मुकाबला है। इंटरेस्टिंग है। आप संजय जी, शुरुआती रिमार्क्स इस पर, वंचित बहुजन की भी उन्होंने बात की है, प्रकाश अंबेडकर जी की पार्टी की, आपको क्या दिख रहा है इस बार BMC चुनाव में? अंजना जी, मैं अलायंस की बात करूंगा। आप अलायंस के पूछ रहे थे कि कौन किसके साथ है। हमेशा हर चुनाव में, पिछले अगर 20-25 सालों से चुनाव को देख रहे हैं, हमेशा लगता था पिछले 10 साल में कि इस बार के चुनाव में तो बहुत अजीब तरह का अलायंस है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर महाराष्ट्र के अगर इन चुनावों को देखें तो लगता है ये इसका कल्मिनेशन पॉइंट है। सब सबके साथ है और सब सबके खिलाफ भी लड़ रहा है, तो बहुत ही विचित्र है। और मैं चर्चा भी कर रहा था कि हम एकेडमिक भाषा में अगर कहें तो पूरी की पूरी एक PhD इस पर हो सकती है, भारतीय चुनाव में अलायंसेज, और महाराष्ट्र उसकी एक केस स्टडी है। जहां तक बात की BMC चुनाव की बात है कि कैसा दिख रहा है, किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि अगर 2 अलायंसेज की बात करें, हालांकि 3 अलायंसेज हैं, तीनों अलायंसेज को देखें, अगर 227 सीटों में एक अलायंस को इतनी बड़ी बढ़त चुनाव होने के पहले, वोट डलने के पहले ही मिल गया, तो मुझे लगता है इसमें बहुत ज्यादा कुछ कहने की नहीं है कि इस वक्त किसको बढ़त दिखाई पड़ रही है। एक पार्टी, एक अलायंस के पास ऑलरेडी 68-69 अनकंटेस्टेड जीत हासिल कर चुकी है। लगता है कि बढ़त तो, इनिशियल बढ़त जिसको हम कहते हैं शुरुआती रुझान, जब काउंटिंग होती है तो बार बार इस बात की चर्चा होती है शुरुआती रुझान में कौन आगे है। शुरुआती रुझान तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं, एक तरफा है। आगे आने वाला समय बताएगा कि चुनाव कैसे आगे बढ़ता है। बीजेपी शिवसेना के पक्ष में? बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी शिवसेना के पक्ष में दिखाई पड़ता है। इस बार हम लोग जब टीवी पर भी दिखाएंगे तो 68 के बाद इनका शुरू करना पड़ेगा। 44 बीजेपी और 22 शिंदे साहब की पार्टी, 2 NCP और 1 वो इस्लामिक पार्टी जो है। अब चूंकि आपने नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग रखा है अपने उसका, वोट वाइब, तो जेनजी की भाषा में BMC के चुनाव का क्या वाइब दिख रहा है आपको? देखिए, जब एक्चुअली एक और ब्रांड है हमारा एसेंडिया, उससे हमने सर्वे किया है, तो 40% लोग मुंबई में अपने कॉरपोरेटर का नाम नहीं जानते हैं। 60% लोग कभी भी अपने कॉरपोरेटर के पास काम करने गए नहीं है, कोई लेना देना नहीं है कॉरपोरेटर से। और 60% लोग या तो वोट नहीं डालेंगे या अभी तक डिसाइड नहीं किया, क्योंकि पिछली बार भी
टर्नआउट जो है वो सिर्फ 55% था, यानी 45% लोगों ने पिछली बार भी वोट नहीं दिया था। अब इतने अलायंसेस, एक पार्टी जो पहले कांग्रेस के साथ थी आज एमवीएम महायुति में है, महायुति की पार्टी एमवीए में है, और हम लोग सोचते थे कि सिर्फ दो ही पार्टी है जो इकट्ठा नहीं आ सकती, वो है कांग्रेस और भाजपा। वो भी आ गई अंबरनाथ में और एक फ्रंट भी बना लिया, सिर्फ आ नहीं गई, अंबरनाथ विकास अघाड़ी करके एक फॉर्मल फ्रंट बना लिया। तो क्योंकि 4 साल से कोई कॉरपोरेटर नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में ऐसा लग रहा है कि कॉरपोरेटर ही इररिलेवेंट हो गया है, और ये हाइपर लोकल चुनाव जो होना चाहिए वो भी कहीं ना कहीं प्रेसिडेंशियल स्टाइल हो गया है। यानी बड़े बड़े लीडर्स, जैसे हम भी बात कर रहे हैं, ये देवेंद्र फडणवीस प्लस एकनाथ शिंदे वर्सेस ठाकरे ब्रदर्स इन मुंबई, क्योंकि मुंबई की बात कर रहे हैं हम। और अगर बीएमसी को समझना है तो 6 लोकसभा सीटें हैं, 36 विधानसभा सीटें हैं और 227 वार्ड हैं। अगर आप पूरे महाराष्ट्र में देखें तो यूबीटी सेना को 10% वोट मिला था और मनसे को सिर्फ 1.5% यानी 11.5%। लेकिन वहीं इस मुंबई जोन में शिवसेना यूबीटी को 24% वोट मिला था और मनसे को 7%। इसीलिए ये अलायंस यहां पे हुआ है, क्योंकि ठाकरे ब्रांड जो है अभी भी अलाइव है और इसीलिए वो दोनों साथ हैं। ये ब्रांड कितना चलते हुए आप देख रहे हैं संजय जी? क्या आपको लगता है कि ये ब्रांड चलेगा? क्योंकि मराठी वोट के नाम पर एक साथ होंगे, लेकिन क्या कांग्रेस को अलग कर, मतलब कांग्रेस ने खुद ही फैसला लिया है, जो पता चल रहा है कि कांग्रेस ने स्नैप किया कि हमको एमएनएस के साथ नहीं जाना है, हमको इनके साथ नहीं जाना है, वो अलग लड़ रहे हैं। कांग्रेस साथ रहती तो बेहतर रहता, या ये ठाकरे ब्रांड जो है वो चलेगा? देखिए, आंकड़ों के नजरिए से तो देखें तो निश्चित रूप से अगर कांग्रेस साथ रहती तो बेहतर रहता। और वो आंकड़े क्या हैं जिसका जिक्र अभी अमिताभ जी ने भी किया। अगर आप पिछले चुनाव को देखें, बीएमसी के चुनाव को देखें, तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से कहीं ज्यादा वोट कांग्रेस के पास था। तो उस नजरिए से देखें तो कांग्रेस का साथ रहना ज्यादा अच्छा होता। लेकिन शायद जिस तरह से जमीनी हकीकत दोनों पार्टियों को पता होगी और इस बात का जिक्र होने लगा था शायद पार्टियों के अंदर में कि किसका वोट खिसक किसकी तरफ जा रहा है। मुझे लगता है कि जो मुस्लिम मतदाताओं का वोट जो पहले कांग्रेस की तरफ रहता था, शायद वो धीरे धीरे खिसकते हुए शिवसेना की तरफ चला गया। शिवसेना मतलब यूबीटी शिवसेना की तरफ चला गया। और कांग्रेस ने जिस तरह का अलायंस किया है, जिनके साथ अलायंस किया है, तो पूरी की पूरी पैनी नजर उनकी है कि हम दलित वोट को अपने साथ साध लें। तो आंकड़ों के नजरिए से जैसा मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के साथ रहना ज्यादा अच्छा था। लेकिन ब्रांडिंग ये ज्यादा जबरदस्त दिखती है। अब ये ब्रांड बाजार में बिकता है या नहीं बिकता है, ये 16 तारीख को पता चलेगा। आपको क्या लग रहा है ठाकरे बंधुओं पर? क्या ये जो वापस दो भाइयों का मिलन हुआ है उससे कुछ असर दिख रहा है? अंजना जी देखिए, जहां तक दो भाइयों का मिलन और ठाकरे ब्रदर्स मुंबई की बात करें तो ये मायने रखता है, इसमें कहीं कोई शक या दो राय किसी को भी नहीं है। उसके सबसे बड़ा कारण यह है कि ठाकरे फैमिली कह लीजिए या शिवसेना कह लीजिए, फैमिली तो कभी उसमें पोजीशन पे नहीं रही उद्धव ठाकरे जी को छोड़ के, बीएमसी की बात करें तो 25 साल का एक बहुत लंबा अरसा होता है। और लंबे अरसे में जो नगर सेवक होता है, नगर सेवक की जो भूमिका यहां पे है, जिसको आप पार्षद कहते हैं, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नगर सेवक यदि कनेक्टेड होता है और लोगों की जरूरतों में खड़ा होता है तो वो बॉम्बे में होता है। मेरी बात मान लीजिए इस बात को। हमने सारे के सारे, मैं बॉम्बे ही रहता हूं, सारे के सारे वार्ड में एक समय था और अभी भी ज्यादा करके मैं एम्बुलेंस, जिसमें कि शिवसेना की ब्रांडिंग के साथ एम्बुलेंस हमेशा खड़ी होती है। शिवसेना यूबीटी, अब यूबीटी की बात आगे तो करते प्रॉब्लम हैं है ना? नहीं, आ रहा हूं मैं उस पर। तो अब देखिए, ऐसा है कि पिछले असेंबली चुनाव की अब भी बात कर लें, जो पिछले साल हुए, अभी 8 महीने ही मान लीजिए, 6 ये और नवंबर में चुनाव हुए थे, तो उसमें 7% वोट एमएनएस को भी मिला था। और जैसे बताया अमिताभ भाई ने कि पूरे महाराष्ट्र का रुझान वर्सेस बीएमसी का, यानी मुंबई का रुझान एकदम अलग था। महाराष्ट्र में महाअघाड़ी वर्सेस महायुति में 80% सीटें जीता है पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो युति ने, और 20% सीट अदर्स ने, उसमें महाविकास अघाड़ी शामिल है। लेकिन उसी समय बॉम्बे के अंदर इन्हीं 36 सीटों के ऊपर यह आंकड़ा 60-40 का था, यानी मुकाबला करीबी था। उस लिहाज से देख लीजिए। और पिछले चुनाव, जो पिछले बीएमसी के चुनाव थे 17 के,
उसमें बीजेपी और शिवसेना के बीच में 1% वोट का फर्क था और 2 सीटों का फर्क था। उसके बाद हुआ यह है कि शिवसेना 2 भाग में बढ़ गई, लेकिन अब उसमें एमएनसी जुड़ गई। उस हिसाब से वो ये देख रहे हैं कि शिवसेना और खासकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना जिसको हम कहते हैं, उसका बड़ा वर्चस्व जो है वो थाने और उसके सराउंडिंग एरिया में है। लेकिन जहां तक बॉम्बे की बात करें, उसी हिसाब से ग्रेटर बॉम्बे की बात करें तो दोनों सीटें जो हैं वो लोकसभा की वो यूबीटी के खाते में। लोकसभा के दोनों एमपी जो हैं साउथ मुंबई और मुंबई सेंट्रल के जो हैं वो यूबीटी के हैं, और उसके बाद फिर कांग्रेस, और 6 में से कहने का मतलब है कि 4 जो हैं कांग्रेस और यूबीटी के हैं और एक बीजेपी और एक शिंदे सेना। इस तरह से कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि फाइट बहुत ज्यादा रोचक होती यदि कांग्रेस भी इसमें साथ होती, फिर तो बहुत तगड़ा मुकाबला होता। बट अभी पेपर के ऊपर तो ये नजर आता है कि बीजेपी और शिंदे सेना का आंकड़ा ज्यादा है। बट महाराष्ट्र और बॉम्बे की जहां तक बात करें, मैं फिर भी कहूंगा ये सारा कुछ डिपेंड करेगा वोटर टर्नआउट के ऊपर। यदि वोटर टर्नआउट जो पिछले 3 चुनाव हुए हैं उसके अंदर 55 के आसपास रहा हुआ है, लोकसभा, विधानसभा और पिछला म्युनिसिपैलिटी, उसके पहले के म्युनिसिपैलिटी में केवल 44% ने वोट किया था। यदि इस बार 50 के नीचे चला गया तो स्थिति कुछ और हो जाएगी, ऐसा मेरा आकलन है। कुछ और हो जाएगी मतलब? कुछ और हो जाएगी मतलब जो पेपर पे स्ट्रांग दिखता है वो पेपर के बाद हकीकत में कमजोर हो जाएगा। अगाड़ी को फायदा होगा, नेचुरली ब्रदर्स को फायदा होगा, ब्रदर्स को, ठाकरे ब्रदर्स को। 50 के नीचे जाता है तो डर लगता है ये सब बोलने में? डर तो जब बॉम्बे 400 पार कान में गूंजता है। नहीं, 400 पार तो हमेशा गूंजता है, क्योंकि लोग उसको सोच रहे थे वही मेजॉरिटी मार्क है। यदि वो नहीं आया तो आप हार गए चुनाव। अमिताभ जी, मैं इस सवाल को थोड़ा सा आगे ले जाना चाहती हूं आपके साथ, क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स वर्सेस फडणवीस एंड शिंदे, क्योंकि बीच में बहुत सारी खबरें थी उसको, हालांकि दोनों आज मुंबई मंथन के मंच पर आए थे और उन्होंने सीधा इनकार किया कि कोई ऐसा शीत युद्ध आप लोग को खाली दिखता है। दोनों खूब एक दूसरे का नाम ले रहे हैं, तो पूरा एक कमराडरी दिखाई जा रही है। लेकिन शिंदे वर्सेस फडणवीस एक साइड और ठाकरे ब्रदर्स एक साइड, किसका पलड़ा आपको भारी दिखता है? देखिए, इस सवाल का जवाब जो है वो जो वोटर है वो यहाँ पे आप कह सकते हैं 3 लेयर्स हैं। एक है महिला पुरुष, महिलाएं 45%, पुरुष 55%, लेकिन महिलाओं का टर्नआउट यहां भी पुरुषों से 2.5% अधिक था 2017 में। अब इंटरेस्टिंगली लाडली बहना की 3 इंस्टॉलमेंट्स इस जनवरी मंथ में मकर संक्रांति से पहले एज पर न्यूज रिपोर्ट्स जाने वाली हैं, और महिलाओं का अच्छा खासा समर्थन विधानसभा चुनाव में हमको देखने को मिला। फिर आप आ जाइए सोशल प्रोफाइल यानी ग्रुप पर, मराठी, नॉन मराठी समाज और मुस्लिम समाज 3 है। 40-20-40, 40% मराठी समाज है, 40% गैर मराठी समाज है, 30% या 40%? अराउंड 40% रफली, और 20% मुस्लिम समाज है, क्योंकि 2011 का शॉर्ट कर ले आपकी नजर में क्या मराठी, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर हम पढ़ते हैं 30% है मराठी या 40%? 37%। 37। संजय जी? वही 40 के करीब की बात हो रही है, 37-38 कह लीजिए। ठीक है, क्योंकि 2011 का ही सेंसस हमारे पास है, उसमें 35% लगभग 40-20-40 ब्रॉडली है। अब इस 40% में जब आप मराठी मानुस से पूछते हैं, क्योंकि शिवसेना 2 भागों में बट गई है, तो हमारे सर्वे के अनुसार दोनों ही गठबंधनों को लगभग बराबर शेयर मिल रहा है, 44 टू ठाकरे ब्रदर्स और 42% महायुति यानी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जोड़ी को। अब वही मुस्लिम समाज, क्योंकि शिवसेना यूबीटी का अलायंस कांग्रेस के साथ नहीं है, कांग्रेस को ज्यादा समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है हमारे सर्वे में। 41% कांग्रेस, 28% ठाकरे ब्रदर्स। यानी जो बात अभी हम लोग करते हैं, अगर अलायंस होता तो विधानसभा में 72% मुस्लिम समाज इकट्ठा महाविकास अघाड़ी को वोट किया था। तो ये एक अब मुस्लिम समाज में, क्योंकि डिलेमा है किसको वोट करें, तो ये एक वोट स्प्लिट हो रहा है। और फिर आप आ जाइए गैर मराठी। संजय जी ने कहा कि इनकी नजर में यूबीटी को ज्यादा मुस्लिम्स वोट कर रहे हैं कांग्रेस से, यही कहा था आपने। आपको लगता है कि ऐसा है?
विधानसभा चुनाव में क्योंकि यूबीटी कांग्रेस और एनसीपी के साथ अलायंस में साथ थी, में इसीलिए उसको वोट मिला जब था। अलग लड़ रहे तो इसके बाद अब जब अलग लड़ रहे हैं तो कांग्रेस को ज्यादा मिलता हुआ दिख रहा है हमारे हिसाब से। और यही जब हम गैर मराठी समाज में आ जाते हैं तो क्योंकि शिवसेना यूबीटी में दोनों ठाकरे बंधुओं ने एक एंटी गुजराती और एंटी नॉर्थ इंडिया एक प्लैंक उनका है, एक पॉलिटिक्स है, उस नैरेटिव की वजह से वो वोट कंसोलिडेट हो रहा है महायुति के फेवर में। और एक तीसरा लेयर है बिल्डिंग और स्लम। 50% लोग बिल्डिंग में रहते हैं, 50% लोग स्लम में रहते हैं। स्लम वाले लोग, ये बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं 50%, उनके यहां घरों में काम करते हैं और उनकी इकोनॉमी ऐसे चलती है। अब स्लम्स का टर्नआउट है वो ज्यादा होता है, बिल्डिंग का टर्नआउट कम होता है। तो रिस्क जो है, एनडीए अहेड है, लेकिन रिस्क जो है अगर बिल्डिंग का टर्नआउट काफी कम हो जाता है स्लम्स के टर्नआउट से, तो वहां पर रिस्क हो जाता है एनडीए को। अदरवाइज अभी जो ट्रेंड दिख रहा है उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि देवेंद्र, और फिर यहां पर एक सोशो इकोनॉमिक क्लास फैक्टर भी है। मिडिल क्लास जो एस्पिरेशनल है उसके नीड्स अलग है, बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं उनके नीड्स अलग हैं। अटल सेतु, कोस्टल रोड, जो आज देवेंद्र फडणवीस बात कर रहे थे, तो उनको देवेंद्र फडणवीस अपील करते हैं। वहीं जो स्लम्स में लोग रहते हैं वो रोजमर्रा की जिंदगी के इश्यूज को झेल रहे हैं और उनके लिए वाटर लॉगिंग, बिजली, एजुकेशन, स्कूल्स, ये सब उस हिसाब से। संजय जी, आपका टेक। और अब मुझे लगता है कि एक सवाल मैं सिफोलॉजिस्ट होने पर भी पूछना चाहती हूं आज, कि आज के दौर में सिफोलॉजिस्ट होना कितना मुश्किल काम है। तलवार की धार जिस पे आप लोग पैर रख के आगे बढ़ते हैं इलेक्शन के टाइम पर, वो कैसा रहता है एक्सपीरियंस? देखिए, कई तरह के चैलेंजेस हैं, फंडिंग से लेकर करके सैंपल साइज, एक्यूरेसी। लेकिन मुझे लग रहा है सबसे बड़ा चैलेंज है आपकी न्यूट्रलिटी पर प्रश्न चिन्ह लगाना। आपको गलत हो गए हैं, आप गलत हो सकते हैं, लेकिन उससे कोई गलत होना नहीं मानता, ये मानता है कि आपका शायद झुकाव किसी और की तरफ था, इसी के लिए आप। तो मुझे लग रहा है न्यूट्रलिटी पे के टेस्ट के पे खरे उतरना सबसे बड़ा चैलेंज है। पर है क्या आज के वक्त में कोई न्यूट्रल है क्या? वाकई कहते हैं एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ पॉलिटिकल बीइंग इन इंडिया नाउ। एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ पॉलिटिकल मैन, दैट्स ट्रू। क्योंकि हमारा एक वोट है, हमारा वोट तो किसी न किसी पार्टी को जाएगा। लेकिन क्या प्रोफेशनली हम काम उसको कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मुझे लग रहा है प्रोफेशनली हम सब प्रोफेशनली अच्छे तरीके से काम करते हैं, अपने बायसेस को किनारे रख के काम करते हैं। कम से कम मुझे तो इसके बारे में, अपने बारे में कोई संदेह नहीं है। जिस बात की मैं चर्चा कर रहा था कि विधानसभा के अगर आप चुनाव देखें तो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के पक्ष में मुस्लिम वोट गया था। लेकिन मैं अभी क्यों कह रहा हूं कि मुझे लगता है मुस्लिम वोट ठाकरे ब्रदर्स की पक्ष में जाएगा, क्योंकि अगर बीएमसी के चुनाव को देखें तो महायुति को टक्कर देने वाला ये अलायंस उन्हें ज्यादा दिख रहा है कांग्रेस के बजाय। इसी के लिए दुविधा है उनके मन में कि मुस्लिम वोट किस तरफ जाए। लेकिन मुस्लिम वोट के ठाकरे ब्रदर्स की तरफ शिफ्ट होने की वजह यही है क्योंकि उन्हें लगता है कांग्रेस ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो महायुति का मुकाबला कर सके। इस वजह से मुस्लिम वोट मुझे उस तरफ जाते हुए ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। विनेबिलिटी देखते हुए स्ट्रेटेजिक वोटिंग होगी मुस्लिम वोटों की, इस पर आपकी राय? और साथ ही आपको क्यों लगता है कांग्रेस अलग गई? कांग्रेस अलग गई क्योंकि उसको एक नेशनल परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखना है। अंजना दी, पिछले लोकसभा चुनाव से लेके अभी तक आप देखेंगे तो अब कांग्रेस ने धीरे धीरे कोशिश करना चालू करी है, जो उसका वोट बेस होता था नेशनल लेवल के, राष्ट्रीय लेवल के ऊपर, जो बड़ी संख्या में मौजूद है, वो मुसलमान और दलित। और मुसलमान और दलित जो है धीरे धीरे एक एक राज्यों में वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है हर राज्य में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र में दलित का अच्छा खासा बेस था और इसके चलते अन्य बड़े राज्यों के मुकाबले आज भी महाराष्ट्र में कांग्रेस जिंदा है, वो ऐसा मानते हैं। उनको लगता है क्षेत्रीय दल ये दोनों वोट बैंक मेरा खींच रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो हर जगह क्षेत्र, चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, आपने चाहे तमिलनाडु हो, हर जगह आपने देखा कि दलित और मुसलमान के जो आज की डेट में अलाइनमेंट इज मोर टुवर्ड्स द रीजनल पार्टी,
बनिस्बत इसके कि कांग्रेस। तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि यदि ये दो साथ में नहीं होंगे तो फिर कोई साथ में नहीं होगा। तो उस वजह से एक ये कारण है। दूसरी मेरी राय भिन्न है जहां तक मुस्लिम वोट का सवाल है और बीएमसी चुनाव का सवाल है। मुझे ऐसे अभी भी क्लियर लग रहा है, क्योंकि देखिए मुस्लिम वोट बॉम्बे की बात करें तो 3 जगह पे बड़ी संख्या में कंसोलिडेशन है। जो आप ये कहते हैं कि 19% मुसलमान बॉम्बे में है, तो उसमें 3 जगह है। एक है भाईकला एरिया जो कि साउथ बॉम्बे में आता है, दूसरा है मानखुर्द और गोवंडी जो ईस्टर्न बॉम्बे में आता है, और तीसरा है जोगेश्वरी जो कि वेस्टर्न साइड पे आता है। तो तीनों जगह है। तो 2 जगह खासकर मानखुर्द और गोवंडी, वहां पे समाजवादी पार्टी की एंट्री है। वहां से जो एक सीट आई है असेंबली की वो वहां से, और करीब 6 से 8 सीटें वार्ड की आती हैं वहां से। अब बात कर लेते हैं भाईकला की। तो वहां एक एमआईएम है, वहां के आपके वारिस पठान जी जो आते हैं वो वहां से चुनाव जीत भी चुके हैं असेंबली का, जो 19 के असेंबली इलेक्शन में, 19 या शायद 14 के असेंबली इलेक्शन से, और अच्छी खासी संख्या में वो मुस्लिम वोट वहां से काटते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आज भी ऐसा मानता हूं कि मुस्लिम वोट के विघटन की वजह से इतने सारे लोगों में कांग्रेस, यूबीटी, समाजवादी पार्टी और एमआईएम, आप देखेंगे कि शिंदे सेना और बीजेपी, जिसको आप एनडीए या महायुति कह लीजिए, वो आज की डेट में अच्छी खासी लीड पर नजर आती है। बस मेरा सब्जेक्ट एक ही है कि, और 55%, 56% वोटर टर्नआउट जहां तक सवाल है, मुझे नहीं लगता कि ये होने में इस बार कोई प्रॉब्लम होने वाली है। जिस हिसाब से बीजेपी की मशीनरी जो जमीन पे काम करती है वोटरों को बूथ तक लाने के लिए। अमिताभ जी, एक वक्त पर ऐसा था जब बीएमसी चुनाव आए गए हुए, पता भी नहीं रिजल्ट आता था, उसमें भी होता था कि रिजल्ट दिखाया कि नहीं दिखाया। अब बीएमसी चुनाव भी इतना बड़ा हो गया है कि बड़े से बड़े नेता, मुख्यमंत्री, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं प्रचार के लिए, और इतना लेवल पे ये फाइट है। लेकिन वो कहते रहते हैं कि कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ताओं की लड़ाई है, हमारी तो है ही नहीं चुनाव, ये तो कार्यकर्ताओं का चुनाव है। मैं आपसे कार्यकर्ता या नेता के बारे में नहीं पूछ रही हूं, वोटर, क्योंकि आप उनसे भी मिलते हैं। क्या वोटर ये जो सहूलियत वाले अलग अलग रिलेशनशिप्स बनाई जा रही हैं, इसको भूलेगा विधानसभा तक? देखिए, अब विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट ये बताता है कि क्योंकि महाविकास आघाड़ी जीती, तो कहीं ना कहीं एक ये मैसेज कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे रियल शिवसेना या रियल एनसीपी थे, उस वक्त ऐसा एक मैसेज गया। लेकिन हमने देखा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में बिल्कुल विपरीत रिजल्ट आया, जिसमें यह क्लियरली एस्टैब्लिश हो गया कि एनसीपी अजित पवार और शिवसेना एकनाथ शिंदे रियल शिवसेना है। एटलीस्ट एकनाथ शिंदे में, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में अगर बॉम्बे छोड़ भी दें। अब इस चुनाव में क्योंकि देखिए जो 45% लोग नहीं वोट कर रहे हैं, उसका एक ये भी कारण है, एक अर्बन एपैथी जो है, क्यों है लोगों में कि वो तो विधानसभा में भी रहती है, मुंबई में, वो तो लोकसभा में भी रहता है। हाँ, निकलना नहीं, ड्राइंग रूम में डिस्कशन कर लेते हैं, वोट करने नहीं जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इस मुद्दे का असर होगा जो आप कह रही हैं, तो टर्नआउट हो सकता है और कम हो जाए, होना चाहिए। या फिर दिस इज द वे ऑफ लाइफ, पब्लिक यहां पे एक्सेप्ट कर चुकी है। क्योंकि सुबह ही जब आप देवेंद्र जी से बात कर रहे थे वो ओटीटी सीरीज की, तो आई थिंक उन्होंने 2029 के बारे में कुछ कहा कि अब आगे क्या होगा या ऐसा कुछ। इसका मतलब है कि 2029 के विधानसभा चुनाव में बिल्कुल स्थिति अलग भी हो सकती है। बीजेपी अकेले भी लड़ सकती है। जो आज की स्थिति है उसकी तैयारी ऑलरेडी एनसीपी अजित पवार ने शुरू कर दी है। देखते हैं ये कितना जाता है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो आप लोगों का काम है, उसी काम पर अब आते हैं आखिरी में। दायां पैर आगे कीजिए, तलवार पर रखिए, और आप तीनों ही लगभग महायुति को एज बता रहे हैं। महायुति के लिए लैंडस्लाइड या टक्कर, मतलब कर ही दीजिए प्रेडिक्शन। वैसे भी दुश्मन बने ही हुए हैं, तो क्या दिक्कत है, खत्म कीजिए। टक्कर किसको कहते हैं, इस परिभाषा को समझना होगा। टक्कर का मतलब क्या? 5 सीटों से आगे तो मुझे टक्कर नहीं दिखाई पड़ती। लैंडस्लाइड किसको कहते हैं? 227 में 200 सीटें जीतना, मुझे लगता है ऐसी स्थिति भी नहीं है, कहीं बीच बीच का मामला दिखता है। प्रदीप जी, जो संजय जी ने कहा मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। मेरा भी आकलन वही है, आगे तो है, बट कितना आगे है ये समय बताएगा। इस बात पे ऊपर हूं मैं। रहा तक मैं सबको यही कहता हूं कि ये एग्जिट पोल या ये सब क्यों करते हैं, पोल प्रेडिक्शन, आंकड़े तो जो है वो रिजल्ट के दिन सबको पता पड़ जाएंगे, लेकिन क्या पता नहीं पड़ेगा कि जिसने भी जिसको वोट किया है वो क्यों किया है, क्या मुद्दे रहे
और जिसने भी जिसको वोट किया उसने क्यों और कैसे किया, और इन मुद्दों के आधार पे जो भी नई गवर्नमेंट आने वाली है उसके सामने एक अच्छा खासा आंकड़ा रहता है अगले 5 साल गवर्नेंस करने के लिए। लोगों की एक्सपेक्टेशन उनके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। ये इस नजरिए से यदि आप चुनाव को देखें, और हम एग्जिट पोल ही करते हैं, इसलिए ओपिनियन पोल हम करते ही नहीं है, तो हमारे सामने वो धर्म संकट नहीं है। अच्छा, जो लोग घुसाते हैं वो पीछे से कहते हैं कि नहीं हमारा भी सर्वे कर दो। नहीं, सारे लोग बोलते हैं सर्वे कर दो, लेकिन हाँ। उसकी भी एक मर्यादा है और लिमिटेशन है, और सर्वे खूब करते हैं हम पार्टी का, सभी का करते हैं, लेकिन इसीलिए हम ओपिनियन पोल नहीं करते, एग्जिट पोल करते हैं। एग्जिट पोल वोटिंग खत्म हो गई, मतलब हम इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे बस वोटर हम को। अमिताभ influence जी, नहीं कर रहे। अमिताभ जी, वही जो सवाल था मेरा कि आप भी एज कह रहे हैं महायुति को, लैंडस्लाइड या टक्कर? देखिए क्या होता है कि चुनाव हमेशा कांटे की टक्कर होती है, रिजल्ट एक तरफा आ सकता है। जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो कांटे की टक्कर रहती है। बिहार में आप भी थे, हम भी थे, सब लोग थे। किसी ने नहीं सोचा होगा इन्होंने कि धीरे से तलवार को ऐसे जमीन पे कर दिया। 202 की और उस पे रिजल्ट आ सकती है, ठीक है। तो कांटे की टक्कर हमेशा ग्राउंड पे होती है, रिजल्ट एक तरफा आ सकता है। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव का ही ट्रेंड रेप्लिकेट होता है तो लगभग 118 से 133 सीटों के रेंज में शिवसेना और बीजेपी का ही रेंज हो सकता है। आप तीनों मुंबई मंथन में आए और आपने मुंबई के इन बीएमसी चुनाव पर चर्चा की और महाराष्ट्र के कॉर्पोरेशन चुनाव पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तीनों से मैं निवेदन करूंगी, चूंकि इस बार 50 साल हुए हैं इंडिया टुडे मैगजीन के, तो हम आप तीनों को ये गिफ्ट देना चाहते हैं। तो मैं एक बात और अंजना जी बता दूं, जब इंडिया टुडे के 1990 में 15 साल हुए थे तो इस तरह की मैगजीन 15 साल की मेरे हाथों से बाहर आई थी जब मैं वहां पे जॉब कर रहा था। क्या बात, मतलब पुराने चावल हैं आप।